मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? न्यूट्रलाइजेशन। तो मैंने हालांकि जब एसिड और बेस पढ़ाया था तो दोनों बार न्यूट्रलाइजेशन को आपको बताया था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही आसान है। इट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। अब आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन बोलनी नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही तो बड़ा सिंपल समझिए कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब तो समझ आ गया बच्चों। अब मैं आपसे कभी भी पूछूं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एसिड के साथ बेस की रिएक्शन से साल्ट और वाटर का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल समझ लो, इसका रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी आपको। HCl क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये NaOH क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl क्या है बच्चों? ये एक एसिड है। NaOH क्या है? ये एक बेस है। तो एसिड रिएक्ट करेगा किससे? बेस से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? देखो Na किससे रिएक्ट करेगा? Cl से। तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। ये बन गया साल्ट। और ये H एक और एक H, ये क्या बन गया? H2। और फिर ये क्या रह गया? O। तो ये क्या बन गया? H2O। ये क्या बन गया? वाटर। तो देखो क्या हुआ, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। इज दैट क्लियर? चलो अब न्यूट्रलाइजेशन तो समझ आ गया। अब सवाल है कि भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो हमारी लाइफ में इसका कहाँ यूज होता है? देखिए मैंने वैसे तो बहुत सारे यूज है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो मैंने बताए हैं। एक है इंडाइजेशन। क्या होता है बच्चों? हमारा जो स्टमक है, ठीक है, उसमें आपको पता है एसिड बनता है। स्टमक में कौन सा एसिड बनता है बताओ? HCl। ये स्टमक में बनता है, मैंने पढ़ा दिया ना पहले आपको। तो अगर स्टमक में HCl बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए, यानी स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा हो गया, तो स्टमक में अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार बोलते हैं ना यार एसिडिटी बन गई, और एसिडिटी बनने का मतलब है कि एसिड बहुत ज़्यादा बन गया, और जब एसिडिटी होती है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। समझ आ गया? तो कई बार क्या हो, इनडाइजेशन का मतलब सही तरीके से डाइजेशन नहीं होना। तो स्टमक में अगर एसिड ज़्यादा बन गया तो हमारा डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा। तो फिर अब स्टमक में ज़्यादा क्या बना हुआ है आप ये बताइए? स्टमक में ज़्यादा क्या बना हुआ है? एसिड। तो हमें इस एसिड के प्रभाव को कम करना है। तो एसिड के प्रभाव को तभी कम किया जा सकता है जब इसके साथ कौन रिएक्ट करे बताओ? बेस। तो अब हम क्या करेंगे, जो दवाई होगी या मेडिसिन होगी, मेडिसिन के रूप में हम एंटासिड यूज़ करेंगे, यानी एसिड के अगेंस्ट, एसिड के प्रभाव को कम करने वाला। एंटासिड किसे कहते हैं? जो एसिड के प्रभाव को कम कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बेस वाले चैप्टर में बताया था। या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वाइट कलर के सॉलिड पाउडर होता है ये, और इसको जब अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो ये वाइट कलर का पाउडर बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वाइट कलर का लिक्विड है, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इसको हम एज ए मेडिसिन यूज करेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बताओ? बेस है। और स्टमक में क्या बना हुआ है? ज़्यादा एसिड। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना देंगे? साल्ट बना देंगे। और क्या बना देंगे? वाटर। तो हमारा एसिड का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ गया? इसी तरह देखो एंट स्टिंग। अब इसको समझिए कि क्या होता है। जैसे हमारी ये स्किन है, क्या बच्चों? ये हमारी ये स्किन है। तो ये हमारी स्किन है। इस स्किन पर कई बार क्या होता है बेटा कि कोई भी एंट जो है वो बाइट करती है। तो जब ये बाइट करती है तो हमने देखा है कि स्किन पर जलन सी होती है एक। वो जलन क्यों होती है? जब ये बाइट करती है ना तो स्किन पर जलन होती है। क्यों होती है? देखो कि व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। यानी जब भी कोई चींटी हमें काटती हैं तो वो हमारी स्किन में एक एसिड छोड़ देती है जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा। और एसिड की वजह से हमारी स्किन में जलन होती है। समझ आ गया? तो जब हमें कोई भी चींटी काटती है तो हमारे स्किन पर कौन सा एसिड छोड़ती है बताओ? फॉर्मिक एसिड। और इससे स्किन में क्या होती है? जलन होती है। अब बताओ कि चींटी के काटने से स्किन पर क्या आ गया? एसिड आ गया। तो अब हमें इसका इलाज करना है तो हमें इसके साथ क्या रिएक्ट कराना पड़ेगा? बेस। तो इसलिए हम इसके इलाज के तौर पर
हम क्या यूज़ करें, वहाँ रब करेंगे, रब मतलब मालिश करेंगे वहाँ पर, क्या बताओ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेस। कैलामाइन, ये भी क्या है, बेस। तो हम कोई भी बेस वहाँ पर स्किन पर मालिश कर देंगे या लगा देंगे, जिससे हमें सही हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, कई बार जैसे अभी आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम क्या करते थे, कई बार गाँव में क्या है कि एसिड वगैरह वगैरह कोई गिर जाता तो हम टूथपेस्ट लगा लेते थे। तो टूथपेस्ट क्या होता है, बेस होता है, तो वहाँ हमें ठंडक मिलती थी, शांति मिलती थी, है ना। और मधुमक्खी वगैरह वगैरह काट जाती है तो भी उस जगह पर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगा लेते थे, क्योंकि वो बेस है। तो आप समझ गए उसका लॉजिक क्या था, क्योंकि उनके काटने से फॉर्मिक एसिड बनता है और हम बेस लगा लेते हैं तो फिर रिलीफ मिल जाती है, समझ गए। इसी तरह देखो बच्चों, सॉइल ट्रीटमेंट, ये फार्मर्स के लिए भी बहुत, या गार्डनर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन सॉइल बिकम एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो फिर प्रोडक्शन या पैदावार कम हो जाएगी बच्चों। तो हमें इसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब सॉइल एसिडिक हो गई है, सॉइल क्या हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो अब हमें वही बात है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ बेस डालना पड़ेगा। और बेस के तौर पर हम डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये फॉर्मूला एक दो याद कर लो बेटा, ठीक है। या फिर हम स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालो, या फिर आप क्या डालो, या तो कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। हाँ बताओ जरा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। तो ये खैर सॉइल क्या थी, एसिडिक हो गई, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। और बेस डालेंगे तो वो सॉइल का एसिडिक प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो फिर वो उपजाऊ नहीं रहेगी। इसी तरह अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाए, मान लो, ये भी बता देता हूँ, व्हेन सॉइल एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब बेसिक, है ना, इसमें बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो जब सॉइल एल्केलाइन हो गई है तो भी आप इसमें क्या करो बेटा, खाद डालिए, आप मैन्योर डालिए, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद डालिए आप इसमें। तो इस ऑर्गेनिक खाद ये जब डिकम्पोज होगी, मतलब जब ये डिग्रेड होगी, कौन डिग्रेड करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, फंजाई, इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो फिर ऑटोमेटिक क्या बनेंगे, एसिडिक सब्सटेंस बनेंगे, है ना। तो जब सॉइल में क्या ज़्यादा हो गया था, बेस, तो खाद डालने से, खाद के डिकम्पोज होने से क्या बना, एसिडिक सब्सटेंस बना, है ना। तो एसिडिक सब्सटेंस बनेगा तो बेस और एसिड रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे इसको। तो ये भी आपका जो है बेसिक समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो आज तो मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक कराया बच्चों, मुझे एक बार रिवाइज करा दो। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड के साथ बेस की रिएक्शन से साल्ट और वाटर का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन है। समझ आ गया, एक रिएक्शन आप ये याद कर लेना बेटा। न्यूट्रलाइजेशन के यूज बता दो एवरीडे लाइफ में, तो और कुछ नहीं याद रहना, तो आप सीधे ये तीन टर्म जरूर याद कर लेना, इनडाइजेशन में, एंट स्टिंग में, और तीसरा याद रख लेना सॉइल ट्रीटमेंट में। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ गया एकदम अच्छे से, कोई डाउट, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछ लेना, ठीक है बच्चों।